नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द सिंबल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज, आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के कैरेक्टरिस्टिक भी हमें दिखाना है और सिंबल भी दिखाना है। ठीक है, ड्रॉ सिंबल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था विंटर 19 और 18 में, दोनों भी विंटर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन था 4 मार्क के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स की। नंबर देखिए, एग्जाम में एकदम अच्छे से लिखिए। हम पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसके बारे में लिख रहे हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एक टॉपिक सब हेडिंग डाल दिया है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। उसके नीचे उसका सिंबल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये हम देखेंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। हमें क्या देखना है, सबसे पहले उसका सिंबल ड्रॉ करना है। सिंबल क्या होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का, वो हम देखेंगे। ठीक है, ये हो जाता है हमारे आइडियल वोल्टेज सोर्स का सिंबल, VS, आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा VT, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए ये जो वोल्टेज का सिंबल दिखाया है, देखिए सिंबल में बहुत एक्यूरेसी बरतनी होगी हमें। देखिए ये हो गया एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, ये हो गया बैटरी का सिंबल यानी वोल्टेज सोर्स का सिंबल। अगर मैं इन दोनों लाइन को सिमिलर कर देता हूं, तो ये हो गया हमारे कैपेसिटर, ये हो गया हमारे वोल्टेज का और ये हो गया हमारे कैपेसिटर का सिंबल। अगर आप ऐसे निकालते हैं सिंबल दोनों लाइन एक तरीके, तो वो कैपेसिटर का हो जाता है। एग्जैक्टली कैपेसिटर का जो सिंबल है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से। नीचे वाली लाइन थोड़ी कर्व होती है, लेकिन ड्रॉ करते समय ऐसे भी दिखाया तो चलता है। हाँ, लेकिन बात हम कैपेसिटर की नहीं कर रहे यहाँ पे, वोल्टेज सोर्स की। अगर आप वोल्टेज सोर्स की एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी नहीं दिखाते हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, वोल्टेज सोर्स का सिंबल इसी तरीके से दिखाना है, एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी। बड़ी वाली लाइन होती है हमारी पॉजिटिव और छोटी वाली लाइन होती है हमारी निगेटिव, ये हम कंसिडर करते हैं। ये हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। डायग्राम के नीचे नाम देना जरूरी होता है कि किस चीज की डायग्राम है। वोल्टेज, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने से पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है ये समझ लेते हैं, तभी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले वर्ड लेते हैं आइडियल। कोई भी चीज कब आइडियल होती है, कोई भी चीज तब आइडियल होती है जब उसमें जो लॉसेस है, उसके जो लॉसेस है वो 0 होते हैं, तब आइडियल होते थे। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक घड़ा लीजिए जो जिसमें हम पानी भरते हैं, मटके का, मिट्टी का घड़ा जो होता है, मिट्टी का घड़ा लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, उसको धूप में जाके रख दीजिए। हमारा मोटो क्या है, धूप में तो रख दिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, उसमें का पानी ठंडा होना जरूरी है, इसीलिए हम मटके के घड़े में पानी रख रहे हैं। लेकिन उसमें का पानी भी कम नहीं होना चाहिए। हमने पानी डाल के रखा, उसको ऊपर के लेवल तक फुल भर दिया है और उसको ढक के रख दिया। यह पॉसिबल है क्या? हमने धूप में रखा है और मटके के घड़े में पानी रखा है, तो उसमें का पानी कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो कम होगा ही, क्योंकि उसमें से उस मट्टी के घड़े में से पानी रिसेगा और धूप की वजह से सूख जाएगा। ठीक है, इस वजह से उस मटके के घड़े में से पानी कम होगा। तो ये जो पानी कम हो रहा है उसमें से, तो वो क्या है, उस मट्टी के घड़े के लॉसेस है।
ठीक है। अगर उस मिट्टी के घड़े में अगर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ रहता है, पूरा दिन भी गया उसमें से हमने पानी नहीं निकाला, फिर भी उसका पानी कम नहीं हो रहा है, तो उसकी कोई भी लॉसेस नहीं है। इसका मतलब वो, और पानी भी ठंडा हमें दे रहा है, पानी भी कैसे दे रहा है, ठंडा दे रहा है, और पानी भी कम नहीं हुआ, तो वो क्या, एक वन टाइप ऑफ आइडियल हो गया, वन टाइप ऑफ आइडियल मशीन हो गया। एक देखिए, किसी भी मशीन की इफिशियंसी अगर हम प्रैक्टिकली बात कर रहे तो मशीन में कुछ ना कुछ लॉसेस होते ही हैं। जैसे गाड़ी का एग्जांपल ले लीजिए, हम बाइक चलाते हैं तो कंपनी ने एवरेज दिया है, मान लीजिए कंपनी का एवरेज है 100 का, टू व्हीलर का। अगर किसी गाड़ी का, जैसे हम बजाज प्लैटिना की बात करेंगे तो उसका 100 तक एवरेज दिया होता है कंपनी का, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन कंसिडर करते हैं कि अगर किसी टू व्हीलर का हमें एवरेज दिया है 100 का, अगर हम 1 लीटर पेट्रोल उसमें डालते हैं तो वो 100 किलोमीटर चलेगी। कंपनी ने हमें थ्योरेटिकल के लिए एवरेज दिया है, ठीक है। लेकिन जब हम एक्चुअल में उसको रोड पे उतारते हैं तो वो एवरेज कितने में आ जाता है, 80 में, 80 तक आ जाता है। एक लीटर पेट्रोल में वो 80 किलोमीटर चलती है, 75 किलोमीटर चलती है, 60 किलोमीटर चल, वो उसमें कुछ लॉसेस होते हैं, इसीलिए एवरेज में डिफरेंस, कंपनी के एवरेज में और हमारे जो प्रैक्टिकल एवरेज निकालते हैं उसमें डिफरेंस होता है। कंपनी के जो एवरेज देती है वो हमें आइडियल एवरेज देती है, लेकिन प्रैक्टिकल में उसमें कुछ लॉसेस होते हैं, इंजन में फ्यूल में बर्न होता है, कुछ लॉसेस होते हैं, इसीलिए हमें उतना एवरेज नहीं मिलता। तो डिफरेंस क्या है, ये सब हमने बातें की, इससे क्या समझ में आता है, प्रैक्टिकल में लॉसेस होते हैं, प्रैक्टिकली कोई भी मशीन ऑपरेट होती है तब उसमें लॉसेस होते हैं, और आइडियली यानी कि उसमें लॉसेस जो है जीरो है, कुछ भी लॉसेस नहीं है, इसका मतलब वो आइडियल मशीन है, ठीक है। तो वैसे ही हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स में जितना वोल्टेज सप्लाई में हम देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 5 वोल्ट अगर हमने दिया है सप्लाई, 5 वोल्ट का सप्लाई दिया है, तो इसके टर्मिनल में हमें 5 वोल्ट ही मिलना चाहिए। इसके टर्मिनल में भी, टर्मिनल वोल्टेज भी हमें 5 वोल्ट का मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, इस पे अगर हम लोड भी लगाते हैं, जब हम लोड लगाएंगे या फिर कुछ भी लगाएंगे, तब इसका जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज, ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी ये हम आइडियल वोल्टेज सोर्स कहेंगे। अगर इसके पास खुद का एक रेजिस्टेंस डाल देता हूँ, इसके पास खुद का एक रेजिस्टेंस डाल देता हूँ मैं, तब इस रेजिस्टेंस के पास कुछ लॉसेस होंगे, इसमें से करंट फ्लो होगा, तब इसके अक्रॉस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब मुझे मिल रहा है यहाँ पे 3 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट का इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये आइडियल वोल्टेज सोर्स हुआ क्या, नहीं, जहां पे लॉसेस होते हैं वो आइडियल नहीं होता। इसका मतलब इसके पास क्या होना चाहिए, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके पास कुछ भी लॉसेस नहीं हो सकते, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला पॉइंट हमने लिखा है, पहला पॉइंट, अ वोल्टेज सोर्स हुज टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। हमने कितना भी लोड लगा दिया या फिर करंट कोई कितना भी करंट इसमें से ड्रॉ हो जाए, तो टर्मिनल वोल्टेज की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। Vs इक्वल टू Vt, यानी कि सप्लाई वोल्टेज इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज रहना चाहिए, तभी ये आइडियल वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड एज आइडियल वोल्टेज सोर्स, उसी को हम आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। और दूसरा पॉइंट वही लिखा है हमने जो रेजिस्टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, इट हैज़ जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके पास जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस रहना चाहिए। अगर इसके पास रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू होगी 1 ओम 2 ओम, तो इसके अक्रॉस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तब हमारा Vs और Vt ये सेम नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होंगी तो उसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में हमें
टर्मिनल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज ये सेम चाहिए। उसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमें 0 ही होनी चाहिए। इसका मतलब रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 रहेगी तो उसका वोल्टेज ड्रॉप भी 0 रहेगा। इसका मतलब Vs इक्वल्स टू Vt रहेगा। इसीलिए यही हमारी ये 2 पॉइंट है। अब इसके ऊपर से कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं हम। देखिए कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में हमें ड्रॉ करनी है? वोल्टेज और करंट I, ठीक है। अब देखिए ये इनिशियल पोजीशन 0, यहां से हमारा करंट बढ़ते हुए जाएगा, यहां से हमारा वोल्टेज बढ़ते हुए जाएगा। मान लीजिए ये मेरा टर्मिनल वोल्टेज है, इस पॉइंट पे Vt, इस पॉइंट पे मेरा टर्मिनल वोल्टेज है। जैसे जैसे अभी देखिए करंट 0 है तो टर्मिनल वोल्टेज Vs इक्वल टू Vt रहेगा। जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस लोड लगा देता हूं तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ते हुए जाएगा। लेकिन ये तो हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स है। अगर मैं करंट कितना भी बढ़ा दूं, करंट की वैल्यू मैं कितने भी बढ़ा दूं तो भी मेरा वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, उसकी वैल्यू मेरी कांस्टेंट रहनी चाहिए। वोल्टेज जो है वो मेरा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ये अगर इस तरीके से मेरी वैल्यू हो गई वोल्टेज की, टर्मिनल वोल्टेज की ड्रॉप हो गई तो वो मेरा आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की अगर हम बात करें तो ऑलवेज करंट बढ़ाने के साथ साथ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए, वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज सेम रहना चाहिए। यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गया। हमने दोनों भी ड्रॉ कर दिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये हो गए हमारी कैरेक्टरिस्टिक। देखिए दो डायग्राम, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और कैरेक्टरिस्टिक, ये दो डायग्राम और ये 2 पॉइंट अगर हम लिखते हैं तब जाके हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे, तब जाके हमें 2 मार्क्स मिलने की संभावना है। ये होगा आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब देखेंगे हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, क्योंकि हमें 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया और दोनों भी पूछे गए, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स देख लिया, अब हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स देखेंगे। वो सेम प्रोसीजर से जाएंगे। ड्रॉ द सिंबल एंड कैरेक्टरिस्टिक। पहले सिंबल ड्रॉ करेंगे किसका? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। देखिए पहले मैंने आइडियल वोल्टेज सोर्स का सब टॉपिक हेडिंग दिया था, उसी तरीके से बी नंबर डाल के, बी डिनोशन डाल के प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ये सब हेडिंग डालूंगा। उसके नीचे मैं सिंबल दिखाऊंगा किसका? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का जो सिंबल है वो इस तरीके से होता है। जैसे ये होगा हमारा सप्लाई वोल्टेज Vs और ये हो गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज Vt। ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा देता हूं। ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस R। ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस, डिफरेंस क्या है दोनों में? आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये हो गया उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हम उसको नाम दे देते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन
ऑफ इंटरनल symbolic representation of practical voltage source। ठीक है, ये नाम हो गया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। जिस तरीके से हमने पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखा था, उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, उसी तरह इसका भी देखेंगे। अब इसके हमें ड्रॉ करने हैं कैरेक्टरिस्टिक। उससे पहले प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, अगर कोई चीज आइडियल है तो उसके पास खुद के लॉसेस नहीं होते। ठीक है, जैसे हमने मटके के घड़े का एग्जांपल देखा था, और एक गाड़ी का, टू व्हीलर का एग्जांपल देखा था। ठीक है, अगर किसी के पास कोई मशीन है और हम उसको प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं तो उसके पास खुद के लॉसेस होते ही होते हैं। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली हो गए। अब देखिए, वोल्टेज सोर्स इट इज नथिंग बट अ मशीन। वोल्टेज सोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो अगर प्रैक्टिकल में यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में हमारा Vs सप्लाई वोल्टेज के बराबर टर्मिनल वोल्टेज नहीं होगा, Vt नहीं होगा। मान लीजिए इसके पास, जैसे पहले हमने 5 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है, इसके अक्रॉस में 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? 4 वोल्ट। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, इसीलिए ये प्रैक्टिकल लॉस हो रहा है, इसीलिए ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, क्यों हो रहा है लॉस? क्योंकि इसके पास खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये 2 पॉइंट हमने लिखे, यही जो हमने अभी समझ के लिए यही इस पॉइंट में लिखा है। देखते हैं, अ वोल्टेज सोर्स हुज टर्मिनल वोल्टेज फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट करंट। इंक्रीज इन आउटपुट, अगर आउटपुट करंट बढ़ाता हो तो मेरा वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टेज, वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? ड्यू टू द वोल्टेज ड्रॉप इन द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसलिए मेरा Vs इक्वल टू Vt नहीं रहता है, क्योंकि टर्मिनल पे मुझे कुछ कम वोल्टेज मिलता है, कुछ लॉसेस क्रिएट होते हैं। क्यों लॉसेस क्रिएट होते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस के बदौलत। ठीक है, इट हैविंग, नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैविंग अ इंटरनल रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के पास इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे मेन डिफरेंस वही है। इंटरनल आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में सबसे मेन डिफरेंट यही है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स के पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के पास इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा करंट I, ये हो गया हमारी इनिशियल पोजीशन, ये हो गया हमारा वोल्टेज। ठीक है, और ये हो गया हमारा Vt, टर्मिनल वोल्टेज। अब देखिए, जैसे ही मैं करंट बढ़ाता हूँ इनिशियल कंडीशन पे, टर्मिनल वोल्टेज मेरा इनिशियल कंडीशन पे इस पॉइंट पे है। ठीक है, 0 पे, जब मेरा करंट जो है वो 0 है, तब मेरा टर्मिनल वोल्टेज इस पॉइंट पे। लेकिन जैसे जैसे मैं करंट को बढ़ाते हुए जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा वोल्टेज फॉल हो रहा है, वैसे वैसे मेरा वोल्टेज फॉल हो रहा है, डाउन हो रहा है। वोल्टेज की वैल्यू, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू मुझे कम मिल रही है। ठीक है, इसी को हम आइडियल वोल्टेज, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। ये हम डायग्राम का नाम लिख देंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के। ठीक है, क्या करना है? 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क आइडियल वोल्टेज सोर्स पे मिलेंगे हमें और 2 मार्क प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पे मिलेंगे। ठीक है, दोनों पे 2-2 मार्क मिलेंगे, लेकिन कैसे? उसमें भी डिवाइडेशन रहेगा, उसमें भी हम कुछ पॉइंट हमें लिखने हैं, कुछ पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। जैसे कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पूछा है, ठीक है, ड्रॉ द सिंबल, एंड कैरेक्टरिस्टिक पूछे। कैरेक्टरिस्टिक हमें ड्रॉ करना जरूरी है, तभी मार्क मिलेंगे।
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमें ड्रॉ करना ज़रूरी है, ठीक है, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है, तभी हमें 2 मार्क्स मिलने की गुंजाइश है। और ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए, और वैसे ही सेम रहेगा हमारे आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए। और आइडियल वोल्टेज सोर्स के ऊपर 2 मार्क, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के ऊपर 2 मार्क, टोटल हो गए हमारे 4 मार्क। 4 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आप दो डायग्राम यानी कि 4 डायग्राम और 2 पॉइंट यानी कि 4 पॉइंट लिखते हैं तो हमें 4 मार्क मिलने की संभावना होती है।